नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है आदिकाल की परिस्थितियाँ। इतिहासकारों ने आदिकाल की परिस्थितियों को 5 भागों में विभाजित किया है। इसका समय है संवत 1050 से 1375। तो इतिहासकारों ने आदिकाल की परिस्थितियों को 5 भागों में विभाजित किया है। राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। तो पहली परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली परिस्थिति का नाम है राजनीतिक परिस्थिति। इसे पतन का काल कहा गया है। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, गृह कलह और पराजय का काल माना जाता है। क्यों तो इस युग के भीतर विदेशी आक्रमणों का आक्रमण होता रहा, तो दूसरी ओर अपने देश के जो राजाएं थे वे अपने वैभवपूर्ण जीवन में मग्न थे। सम्राट हर्षवर्धन का समय है सन 606 से 643। इनके निधन के पश्चात उत्तर भारत के केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो जाता है और यह सत्ता डावाडोल हो जाती है। 9वीं शताब्दी के भीतर प्रतिहार मिहिर भोज ने उसे फिर समेटा और व्यवस्थित करने का कार्य उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और 711 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर धावा बोला जाता है और यहाँ पर पराजय हो जाता है। और पराजय का कारण है कि यहाँ के जाटों ने ब्राह्मण राजा दाहिर के व्यवहार से असंतुष्ट थे। प्रत्युत्तर आक्रमणकारियों का साथ दिया और अपने स्वार्थ के लिए निजी देश के हित को न्यौछावर कर दिया। इस घटना ने जनता के शासन के प्रति उदासीनता और राजनीतिक चेतना के ह्रास का पता चलता है। साथ ही 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि छोटे छोटे सरदार रह गए और 19वीं शताब्दी तक मुसलमान पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश न कर सके, क्योंकि उस समय वहाँ शक्तिशाली राज्य थे। इनमें कश्मीर के सम्राट ललितादित्य का विशिष्ट स्थान था और उत्तरी भारत में 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रतिहारों का राज्य बना। फिर उसके दूर के प्रांत स्वतंत्र होते गए। फिर 19वीं शताब्दी के पश्चात धीरे धीरे साम्राज्यों में बदलाव आने लग जाता है। काबुल से हटकर अटक के समीप उदभानपुर को अपनी राजधानी बनाया और कुछ समय के पीछे शाही इसके स्वामी हो गए। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनवी का राज्य मोहम्मद गजनवी के हाथ आया और विदेशी राजा शाही राज्य को बड़ी कठिनता से जीता। फिर पंजाब और कंगड़ा को जीत लिया। मथुरा, कन्नौज लूटे। कन्नौज को करद राज्य बनाकर ग्वालियर और कालिंजर को लूटा। इसके अनंतर सौराष्ट्र पर चढ़ाई करके सोमनाथ मंदिर से अपार धनराशि लूटी। मोहम्मद गजनवी के उत्तर भारत के आक्रमण होते रहे। उन्हीं दिनों दक्षिण भारत के चोल राजा राजेंद्र पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने में व्यस्त था। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि आपस की लड़ाई के कारण विदेशी सम्राटों का मुकाबला वे कर नहीं पाता है और गजनवी को अंत करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत जीतने की ठानी। और शहाबुद्दीन गौरी कई बार हार कर भी हिम्मत नहीं हारी। और अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान उस समय विदेशी आक्रमणों के प्रति पूर्णतः जागरूक न था। जबकि गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान ध्यान न दिया, बल्कि उसी समय उसने जुजुती के राजा परमर्दी देव से युद्ध छेड़ा, जिसमें 2 देशों की राजाओं की शक्ति का अपव्यय हुआ। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के सर्वेक्षण के पश्चात यह कहा जा सकता है, हिंदुओं में अपना राज्य फैलाने का लालसा लिए अनेक वीर थे, किंतु आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से उदासीन रहते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने 10-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते थे। व्यापक रूप से समूचे भारत को राष्ट्र नहीं समझा। यही कारण है कि वैयक्तिक वीरता होते हुए भी उन्हें पराजित होना पड़ा। विदेशी आक्रमणों का सामना किया होता तो भारत का मानचित्र आज कुछ और होता। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा गया
और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना अपना धर्म समझा गया। जनता में राजनीतिक चेतना का ह्रास हो चुका था। वह अंत कलह, ईर्ष्या, द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त हो चुकी थी। इस प्रकार सारांश में कहा जाए तो भारतीय राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का यह काल पतन का काल कहा जा सकता है। तो इस प्रकार पहला राजनीतिक काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दूसरा है धार्मिक काल, और इस धार्मिक काल के भीतर हम देखते हैं कि इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन भी अपने आदर्शों से दूर हट गए थे, और बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णव के पांचरात्र, शैवों के पशुपति, कालमुख, कापालिक और रसेश्वर आदि संप्रदायों में भी बौद्ध संप्रदायों की पूजा पद्धति का अनुसरण होने लगा। शाक्त जैन संप्रदाय में भी तांत्रिक व्यामाचार पद्धति का प्रचार होने लगा। और फिर नाथ योगियों ने, गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में योग की प्रतिष्ठा की, जिसमें संयम और आचार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शंकर, रामानुजन और निम्बार्क आदि आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किंतु लोक व्यवहार के लिए शिव और नारायण की उपासना की पद्धति चलाई। निस्संदेह उस समय का धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित हो गया था। इस समय पुरोहित और गुह्य भावना की प्रधानता थी। अपभ्रंश में लिखित 84 सिद्धों और नाथ पंथियों का साहित्य बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिचय मिलता है। तो इस प्रकार तीसरी परिस्थिति है सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति से ज्ञान होता है कि उस समय आदिकाल की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी। जिस युग में धर्म और राजनीति की दीनहीन दशा हो, उसमें उच्च सामाजिकता की विशेष आशा नहीं की जा सकती है। अब जाति गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी है। एक जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम भी बड़े कड़े होते गए। हिंदू जाति की पाचन शक्ति का ह्रास हो चुका था। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत जाति की विशेषता थी कि वीरता और आत्मसंघर्ष। और इस प्रकार उस समय सामाजिक परिस्थिति के भीतर देखते हैं कि स्वयंवर की प्रथा थी। उस युग की एक अन्य सामाजिक विशेषता थी स्वयंवर जैसे पवित्र धार्मिक कृत्यों पर खून की नदियाँ बह जाया करती थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ, स्वामी भक्त तथा ईमानदार थे, किंतु वे कूटनीतिज्ञ दूरदृष्टि नहीं थे। जहाँ उनमें युग के प्रति रुचि थी, वहाँ उनमें भोग विलास के प्रति खूब आसक्ति थी। आसक्त थे। जन सामान्य में मनोबल की कमी थी। इस सामाजिक अवस्था का चित्र तत्कालीन हिंदी साहित्य में पूर्व चित्रित है। राजाओं का जो जीवन था वह विलासमय जीवन था, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था, वैभवपूर्ण जीवन था, और वह अपने महिषियों, उपपत्नियों तथा रक्षिताओं के साथ रंग रंगलियों में बीतता उनका जीवन गया। राजा बहुपत्नीक थे। राजकुमारों को राजनीति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, काव्यों, नाटक, वात्सायन रचित कामशास्त्र, गणित, नवरस, मंत्र, तंत्र एवं वशीकरण आदि की नाना विधियों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री के संबंध में उस समय के समाज की धारणा कोई उच्च नहीं थी। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री मात्र समझा जाता था। उपभोग की वस्तु उस समय नारी को माना जाता था, और उस समय की परिस्थिति बहुत भयानक थी। चौथी परिस्थिति है साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति के भीतर हम देखते हैं निस्संदेह यह युग भीतरी कलहों और बाह्य संघर्षों का युग था। फिर भी संस्कृति का निर्माण होता रहा। ज्योतिष, दर्शन और स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं और टीकाओं पर भी टीकाएं लिखी जाती रही। नाटक, कविता आदि के क्षेत्र में भवभूति, राजशेखर जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हुए। वहाँ पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार चमत्कार दिखाना ही
कवि कर्म समझा जाने लगा। यानी कवि अपने विद्वत्ता को पांडित्यपूर्ण यानी पांडित्य के साथ प्रस्तुत करने में वे मग्न रहा करते थे। और इसी प्रकार अगली परिस्थिति है सांस्कृतिक परिस्थिति। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी। उसे राष्ट्रव्यापी एकता तथा जातीय गौरव प्राप्त हो चुका था। और इस परिस्थितियों के भीतर हम देखते हैं कि संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाओं में जातीय गौरव सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहा था। विशेषतः सभी ललित कलाएं धर्म से अनुप्राणित थी, जैसे भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, बेलोर, कांची, तंजौर, आबू के भव्य मंदिर आदिकाल की अद्भुत विभूतियां हैं। अरब और फारस देशों में 8वीं-9वीं शताब्दी में सूफी मत का उद्भव हो चुका था। भारत पर कोई प्रभाव या प्रवेश नहीं था। हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी थी। अब भारत में उत्सव, मेलों और त्योहारों, वेशभूषा, आहार विहार, मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्यों का समावेश इसका स्पष्ट प्रमाण दिखाई देने लग जाता है। तो इस सारांश के रूप में कहा जाए आदिकालीन परिस्थिति के बारे में, तो आदिकाल की राजनीति परिस्थिति जो है वो पतनोन्मुख या पतन यानी हार पतनमुख दृष्टिकोण से रहा है। और सामाजिक जो परिस्थिति है दीनहीन रही है और धार्मिक दृष्टि से क्षीण काल इसे कहा जा सकता है। इस प्रकार आदिकालीन परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।